जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज द इंटरेस्ट, उसके कुछ हम रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से इसके जो है वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम आई थिंक सो कि यहाँ तक हमने कर लिए थे प्रॉब्लम्स, यहाँ तक। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज है? पहले तो हम प्रॉब्लम समझेंगे, फिर देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। फर्ज करें कोई शख्स है, वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 100 रुपीज और 10% जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे डिसाइड कर लेता है, लेकिन साथ ये भी कहता है कि जी मैं कंपाउंडिंग, बैंक कहता है मैं कंपाउंडिंग करूंगा सेमी एनुअली, 10% रेट लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। ऐसा इंटरेस्ट रेट जो है तो 10%, लेकिन उस साल में कंपाउंडिंग ज्यादा दफा कर रहा है। बताने को वो 10% कह रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए साल में एक दफा 10% या 10% रेट है, साल में 2 दफा उसने कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसा रेट जिसका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हो वो साल में एक से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये नॉमिनल रेट है, यानी कि ऐसा रेट तो होगा साल का ना 10%, ऐसा रेट जिसकी कंपाउंडिंग जो है वो एक से ज्यादा दफा साल में की जाए, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल रेट है। अब अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करें साल में 2 दफा, तो आप कहेंगे प्रेजेंट 100 1 प्लस 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल के बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो आप इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 110.25 होंगे, 110.25 होंगे। फर्ज करें ये बिजनेस 1 था, बिजनेस 1। बिजनेस 2 कहता है, उस शख्स को ऑफर करता है, कहता आप ऐसा मेरी फेवर करें, आप पैसे मेरे पास इन्वेस्ट कर दें, मैं आपको उस बैंक से ज्यादा तो नहीं दे सकता। वो बिजनेस कहता है मैंने अभी नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं आपसे फेवर डिमांड कर रहा हूं। हाँ, ये मैं कर सकता हूं, जितना प्रॉफिट आप उस बैंक से ले रहे हैं आप मेरे बैंक से भी उतना ही ले लें। आप कहें वहां तो मुझे 10% मिल रहा है और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मिल रहा है, वो कहते हैं ठीक है आप मुझसे भी इतना की ले लें, लेकिन मेरे पास फेवर करें और वो जो 100 रुपया आपने उधर लगाया हुआ था वो आप मेरे बिजनेस में लगा दें, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर फायदा नहीं मैं दे सकता तो नुकसान भी नहीं होगा, बिल्कुल उतना जितना प्रॉफिट आपको वहां से मिलता है आप मुझसे ले लें, तो जरा मेरी फेवर करें, आप पैसा मेरे बैंक में ले। होता ना सम टाइम वो बैंकर जो होते हैं ना, वो अपने कस्टमर्स को वो अपना क्या क्रेडिट बनाने के लिए, बताने के लिए कि हम इतने कस्टमर्स अपने बैंक में ले आए हैं, तो वो रिक्वेस्ट लोगों से कर रहे होते हैं कि आप पैसा जरा मेरे बैंक में जमा करा दें। आप कहते हैं चले ठीक है मैं आपके बैंक में पैसे ले आता हूं, लेकिन मुझे आपके बैंक से 1 साल के बाद 110.25 ही मिलने चाहिए, क्योंकि मैं वहां से इतने ले रहा था 1 साल के बाद। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है इतना ही मिलेंगे, लेकिन बैंक साथ ये कहता है कि सॉरी हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो एनुअली होती है। आप फौरन कहेंगे भाई फिर 10% पे तो मुझे नुकसान हो गया, आपने तो मुझे कहा था कि जो कुछ आप उधर ले रहे हो उतना ही आपको मिलेगा। वहां अगर मैं आप 10% रेट मुझे मिल रहा था, 10% मुझे रेट मिल रहा था, लेकिन अगर आपकी मैं बात मान लूं और पैसा आपके पास ले आता हूं और आप भी मुझे 10% ही चाहे रेट दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी कम है, आप साल में सिर्फ एक दफा कंपाउंडिंग करते हो, तो मेरे पास तो फिर 100 का 1 साल के बाद 110 बनेंगे, इतना मुझे नुकसान होगा, ये तो नहीं फिर हो सकता।
वो शख्स कहता नहीं जी, चूंकि मेरा आपसे प्रॉमिस था तो फिर मैं आपको रेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। जाहिर है आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ाई, आपकी इन्वेस्टमेंट वही है, आप चाहते हो आपके अकाउंट में पैसे भी वही आए, फ्रीक्वेंसी चूंकि उसने कम कर दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फिर ये रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये रेट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट आपको 110.25 जो है उतने पैसे मिल जाए। ऐसा रेट जो साल में एक दफा कैलकुलेट हो, उस रेट को हम इफेक्टिव रेट बोलते हैं। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी कंपाउंडिंग, जिसकी कैलकुलेशन वंस इन अ ईयर हो, उसे कहते हैं इफेक्टिव रेट। और ऐसा रेट जिसकी कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर हो, इसको हम कहते हैं नॉमिनल रेट। तो वो जो बैंक था रेट उसका 10% था, लेकिन चूंकि कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर है तो ये 10% रेट नॉमिनल रेट कहलाता है। इफेक्टिव रेट का मतलब है बस एक ही दफा साल की कंपाउंडिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है जो एक सिंपल वर्ड में बन जाएगा, वो ये है कि 10% अगर रेट हो और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो, इसकी बजाय कंपाउंडिंग अगर ईयरली कर ली जाए तो कितने रेट के बराबर होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, ताकि वही 100 अगर 110.25 बनते हैं, चूंकि कंपाउंडिंग हमने साल में सिर्फ एक दफा करनी है, तो ये रेट कितना ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए ताकि वो 110.5 नुकसान ना हो। तो सिंपल वर्ड्स, जितना इंटरेस्ट आपको 10% सेमी एनुअली देता है, अगर उतना ही इंटरेस्ट आप अर्न करना चाहते हैं लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ एनुअली हो, तो आपने कैसे रेट कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना रेट उसे मिलना चाहिए जो वो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग से कमा रहा था 10% के हिसाब से। अब एनुअली रेट चूंकि उसने कैलकुलेशन एनुअली करनी है, तो कितना रेट जो है वो उसके पास आना चाहिए। इस रेट को हम क्या बोलते हैं, जो साल में एक दफा होता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई, दिस इज द नॉमिनल रेट जो कि साल में वो एक दफा कंपाउंड हो रहा है, इंटू एन माइनस 1। इस फार्मूले की मदद से आप इसका इफेक्टिव रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक 10% रेट है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो 1 प्लस 0.10 बाई 2 पावर 2 एंड माइनस 1, ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ये कन्वर्ट कर दें, जो भी इसका आंसर आ जाए, दिस वन बिकम्स द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जरा एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वन कंपाउंडेड एनुअली, rate of interest compounded annually which gives the same amount of interest obtained by nominal rate compounded a number of times each year। यानी कि अगर आप कंपाउंडिंग ज्यादा कर रहे हो और उससे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने साल में सिर्फ एक दफा कंपाउंडिंग करनी हो तो उससे उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो जो रेट होगा जो कि साल में एक दफा होगा, उसे हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव रेट है। और इफेक्टिव रेट हमेशा नॉमिनल रेट से ज्यादा होगा। रीजन, चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, साल में एक दफा कैलकुलेट किया जाना है इसने, तो रेट ज्यादा होगा तो तभी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जो उससे है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? व्हेन नॉमिनल रेट्स गिवन, यानी कि हमें नॉमिनल रेट गिवन है और हमने इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले में आप वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो आप नॉमिनल रेट से इफेक्टिव रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि अगर आपको नॉमिनल रेट गिवन हो और आप कैलकुलेट करना चाहें, ये तो वो रेट है जो सेमी एनुअली कैलकुलेशन से इतना इंटरेस्ट दे रहा है,
वो रेट क्या बनता है जो कि एनुअली है। जस्ट लाइक दैट, जैसे आप किसी चीज को परसेंटेज में नहीं लेके जाते कि जिसके 100 नंबर इतने हैं, इसके इतने, इसके इतने, वो कहता नहीं यार 100 में बताओ, ठीक है ना। आप कहते हो 110 नंबर आए हैं उसके 150 में, आप कहते हो यार 100 में बताओ। अब यही मैं आपसे कह रहा हूं, वो कहता है 10% रेट है सेमी एनुअली, आप कहते हो यार साल में बताओ। एक दफा कैलकुलेशन करनी हो तो ये कितना रेट बनता है इफेक्टिव रेट। कहते हैं ना 110 नंबर है और आप कहते हैं 100 में बताओ कि अगर ये 100 होता है तो कितने नंबर थे, तो ऑब्वियसली आप उसको परसेंटेज में बदलते हो साल में। अब 150 की बजाय 100 कर दिया। यहां पर भी कह रहा हूं, वो कहता है 10% रेट है लेकिन जरा सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है या वीकली है। आप कहते हैं नहीं यार एक दफा अगर साल में कैलकुलेशन करनी हो फिर कितना रेट आपको इतना ही इंटरेस्ट देगा। तो किस तरह से आपने नॉमिनल रेट को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करना है। आप सिंपल ऐसा समझ लें कि किसी जगह मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है, कोई बैंक कहता है जी मैं सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करता हूं, कोई कहता है जी मैं एनुअली करता हूं, कोई कहता है मैं क्वार्टरली करता हूं, कोई कहता है मैं वीकली करता हूं। अब रेट सबके फर्क हैं, अब सिर्फ रेट को देख के तो नहीं डिसाइड आप करेंगे कि हाँ इस बैंक में इन्वेस्ट कर दें, इसलिए कि आपको इस चीज का आइडिया हो चुका है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी रोल प्ले करती है। हो सकता है एक बैंक 10% आपको एनुअली देता हो, दूसरा रेट तो 9% आपको करे, लेकिन साथ ही ये कह दे मैं करता भी तो क्वार्टरली हूं, और आपको कह दिया जाए कि किस बिजनेस में आपको फायदा है। अब 9% ज़ाहिर 10 की बजाय 9 पर आए हैं, ये तो आपको नुकसान है, लेकिन एनुअल कंपाउंडिंग की बजाय वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहा है, ये आपका बेनिफिट है। और आपने एट द एंड देखना है कि आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है या आपको लॉस ज्यादा हो रहा है, उसकी बेस पर आप ये चीज जो है वो डिसाइड करेंगे। तो एक मेथड के जब नॉमिनल रेट गिवन हो और आपने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना हो। दूसरा, आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, फ्यूचर और प्रेजेंट गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि अगर इतना फ्यूचर जो है वो इतनी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इतना फ्यूचर बना देता है, और सेमी एनुअली कंपाउंडिंग की, फिर एनुअली भी कंपाउंडिंग की, फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग करके पहुंच गए, अगर ये एनुअल कंपाउंडिंग में जाता तो फिर कितना रेट लगना था। हो सकता है ना वो आपको इस तरह से कह दे कि जी ये 100 रुपए रखा था, पहला जो साल था, एक साल समझ लें, उसमें रेट चला 10% और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। आपने कहा ना ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, अगर तो बात सिर्फ इतनी होती। लेकिन अगले साल वो कहता है कि रेट उन्होंने 9% कर दिया और कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर दी, ये भी नॉमिनल है क्योंकि साल में 4 दफा। और तीसरे साल जाके उन्होंने रेट को 8% कर दिया और कंपाउंडिंग वीकली कर दी, ये भी नॉमिनल है। और आपसे पूछा जाए कि अगर आप इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि एक साल का रेट क्या बनता है, तो वो तो 3 बनेंगे, इसके लिए डिफरेंट बनेगा, इसके लिए डिफरेंट बनेगा, इसके लिए डिफरेंट बनेगा, इस फार्मूले के तहत। ये 3 डिफरेंट नॉमिनल रेट्स हैं, हर एक का इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे तो 3 डिफरेंट इफेक्टिव रेट्स आएंगे। इसकी बजाय आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे और क्या करोगे, आप कहोगे ओके अगर डिफरेंट नॉमिनल रेट्स भी चल रहे हैं और एट द एंड आप इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू पावर 1/n-1 कर दें तो आप इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके 2 रेलेवेंट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कहता है कि अगर कोई आपको इंटरेस्ट रेट 8% मिल रहा हो लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली मिल रहा हो और आप उसको एनुअल रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना रेट होगा, और वहां से इंटरेस्ट ले लें या यहां से इंटरेस्ट ले लें। आप कहे बिल्कुल सेम है, आप वहां पर भी 8 कर दें, नहीं वहां पर 8 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कंपाउंडिंग कम हो रही है, रेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ताकि हमारा इंटरेस्ट उतना। अब कितना ज्यादा करना, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 + i/m पावर n-1, कितना नॉमिनल रेट है 8% बाय 4, क्योंकि क्वार्टरली है, साल का रेट होता है ना 4 × 1 - 1 8.24। तो अगर आपने ये रेट आपको 8%
कंपाउंडेड क्वार्टरली है और इसकी बजाय अगर आप एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 8.24% रेट करना पड़ेगा। इधर इस बिजनेस में लगा लें, इस बिजनेस में लगा लें, दोनों आपको सेम इंटरेस्ट अर्न करके देंगे, सेम इंटरेस्ट। कंपैरिजन करना पड़े कि जी पहला बिजनेस ठीक है कि दूसरा, आप कहेंगे दोनों सेम। देखिए ना, एक बिजनेस कहता है जी हम आपको 8% देते हैं, दूसरा कहता है हम 8 और ये 2-4 देते हैं, बस हमने कंपाउंडिंग एनुअली करनी है। तो आप समझेंगे कि शायद ये रेट ज्यादा दे रहा है, कोई बात नहीं, कंपाउंडिंग कम भी कर रहा है, रेट तो ज्यादा है ना, तो मैं इस बिजनेस में लगा दूंगा। इस वक्त दोनों बिजनेस आपको सेम। तो इसको हम कहते हैं कि 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका इफेक्टिव रेट जो बनता है यानी कि कंपाउंडेड एनुअली, वो 8.24% बनता है। तो नॉमिनल रेट गिवन है और आपने किस तरह से उस नॉमिनल रेट को इफेक्टिव रेट में आपने कन्वर्ट करना है। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ₹25,000 फॉर 3 ईयर। 3 साल का आपने पर ईयर उसका इफेक्टिव रेट उसे बताना है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर वाज 6%, कंपाउंडेड मंथली, ये नॉमिनल रेट है, लेकिन ये नॉमिनल रेट 2 साल का है। लास्ट ईयर जो तीसरा साल है 4.8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये भी इफेक्टिव है। यानी कि 3 साल का आपने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है और आपको जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक 2 साल का जो दोनों नॉमिनल है, लेकिन 2 साल का नॉमिनल कुछ और है और 1 साल का आखिरी जो तीसरा साल है उसका नॉमिनल जो है वो डिफरेंट है, और यहां पर आपको अमाउंट भी बताई जा रही है। तो फिर क्या करेंगे आप इसकी अब वो फ्यूचर के प्रेजेंट वैल्यू और आप इसकी कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू कितनी देर के बाद, 3 साल के बाद, जिसमें 2 साल का रेट कुछ और है और आखिरी साल का रेट कुछ और है। याद करें, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू बनानी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो, इसमें तो ऐसे दोनों ही हो रहे हैं, तो किस फार्मूले को आप यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू बनाने के लिए? ये लास्ट टाइम पढ़ा था, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो पहला रेट 2 साल के लिए क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है, दूसरा रेट क्वार्टरली कंपाउंडिंग में 1 साल के लिए। तो जो 25,000 रुपया है, अगर आप इस रेट के साथ चले तो 3 साल के बाद वो 29,556 रुपए जो है वो बन जाएंगे। ये इंटरेस्ट ऐड हो गया ना। अच्छा, एक और आप कहते हो कि यार फलाम बैंक जो है ना वो एनुअल कंपाउंडिंग करता है, 25,000 जो है वो 29,556 रुपए कब बनेंगे, किस रेट के साथ बनेंगे, ताकि मैं उसे ये कहूं कि चूंकि आप एनुअली कैलकुलेशन करते हो, इतना रेट रखोगे तब मुझे उतना ही इंटरेस्ट अर्न होगा जितना मुझे इस 2 नॉमिनल से मिला है, इस 2 नॉमिनल से मिला है। तो इस फार्मूले में रख दें, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू, कितने साल, 3 साल, -1 5.74। यानी अगर आपको 2 साल रेट मिले 6%, 1 साल रेट मिले 4.8%, और इससे जितना इंटरेस्ट अर्न होगा 3 साल के दौरान, जितना इंटरेस्ट अर्न होगा, अगर आपको हर साल यही रेट मिल जाए, हर साल अगर यही रेट मिल जाए, क्या 5.74, तो आप सेम इंटरेस्ट ही अर्न करेंगे। यानी कि उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पैसे जो है आप पहले कमा रहे थे। ठीक, जितने पैसे आप पहले अर्न कर रहे थे, एग्जैक्टली उतने ही पैसे आप अब भी अर्न कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये ऐसा इफेक्टिव रेट है जो कि आपको उस नॉमिनल रेट से मिल रहा है जो कि मुख्तलिफ हैं। अब सिर्फ इसकी फर्ज करें मैं आपको चेकिंग कर लेते हैं हम, क्या ये वाकई सही है, इसकी हम सिर्फ एक चेकिंग करते हैं कि कह क्या रहा हूं कि ये वाकया ही सही है, इससे क्या मुराद है। तो मैं सिर्फ इसकी चेकिंग जो है वो हम कर लेते हैं कि 25,000 3 साल के बाद क्या इतना ही रेट बन जाता है, चेक कर लेते हैं इसे। कैलकुलेटर में ऑन कर लूं, इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा चले, आप अपनी तसल्ली के लिए आप इसे चेक कर लीजिएगा, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि वाकई ही ऐसा हो रहा है। तो
एक कैलकुलेशन आप ये परफॉर्म करेंगे, ये जो रेट आपने आंसर लिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू 25,000, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास यहां अवेलेबल है, चेकिंग हो जाएगी सिर्फ। फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू 25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.574 एनुअली है ना ये तो रेट, डिवाइडेड बाय 1 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर। आप इसके साथ कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके साथ सारे का सारा जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। करें जरा कैलकुलेशन, मैं एक फोन कॉल अटेंड कर लूं। हेलो, वालेकुम सलाम। इसे आप नोट करेंगे तो सेम वैल्यू लेगी। तो आई थिंक समझ आ गई कि अगर आपके पास डिफरेंट नॉमिनल रेट्स आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर ईयर के बाद आपसे ये पूछा जाए कि ये सारे जो नॉमिनल रेट 2-3 आए हुए हैं कितना के इफेक्टिव रेट हो, कि उसके साथ जितना का आपकी फ्यूचर वैल्यू बनती है एग्जैक्टली किस रेट के साथ 3 सालों जो करना एनुअली है आपको, इफेक्टिव का मतलब ही ये होता है करना आपको एनुअली है, तो कितने % आप करेंगे तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू जो है उतनी ही अर्न कर सकेंगे। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपको सिंपल एक नॉमिनल रेट दिया हुआ हो, आप उसको कन्वर्ट कर दें इफेक्टिव रेट में, और अगर डिफरेंट नॉमिनल रेट्स आपको दिए गए हैं एक ही इन्वेस्टमेंट पे, हाँ, और टाइम पीरियड उसका 2 साल या 3 साल, तो पहले आप उसकी फ्यूचर बना लें और फिर फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू 1/n-1 करके आप इफेक्टिव रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट रेट्स। इफेक्टिव रेट क्या है? एक नॉमिनल रेट को ईयरली रेट में बदलना, ये इफेक्टिव रेट है। और नॉमिनल रेट क्या है? एक नॉमिनल रेट को दूसरे नॉमिनल रेट में बदलना। के मतलब आप कहेंगे ये जो बैंक है ये करता है सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, ये बैंक दूसरा करता है क्वार्टरली कंपाउंडिंग। मैंने डिसाइड करना है कि इसमें मुझे बेनिफिट है कि इसमें। आप कहें जी क्योंकि उसकी कंपाउंडिंग जो है वो जल्दी हो रही है तो फायदा तो उसमें ही है क्वार्टरली में, लेकिन साथ ही है कि जो सेमी एनुअली कर रहा है वो 8% रेट दे रहा है और जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो कर रहा है लेकिन कहता है जी रेट मेरा 7.5 है। तो एक इफेक्टिव रेट एक नॉमिनल रेट को दूसरे नॉमिनल रेट में कन्वर्ट करना। एक नॉमिनल है दूसरा भी नॉमिनल ही है, तो एक नॉमिनल से दूसरे नॉमिनल को कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेट्स हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ओवर डिफरेंट कन्वर्जन पीरियड, डिफरेंट कन्वर्जन, कोई सेमी एनुअली या कोई क्वार्टरली है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ। अब आगे वही चीज है, सेम प्रिंसिपल, इन्वेस्टेड एट द रिस्पेक्टिव रेट accumulate to same amount in a certain period of time। मतलब दोनों जगह से आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए कि जितने पैसे उधर लगाए उतने उधर लगाए, वहां रेट सेमी एनुअली था वहां क्वार्टरली था, तो आप कहेंगे पैसे तो सेम ही मिले, तो ये दोनों रेट क्या हो गए? इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 37 है, एग्जांपल 37, एट व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली will principal accumulate to same amount 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी कि अगर आप 8% सेमी एनुअली पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दूसरी जगह पर आपको क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन कितना रेट मिले आप उधर अर्न कर ले इधर अर्न कर लें तो एक ही बात है। जाहिर है उनका कन्वर्जन पीरियड डिफरेंट है, ये सेमी एनुअली करता है, ये जल्दी कर रहा है ना, क्वार्टरली कर रहा है, तो फिर रेट ये तो नहीं रहेगा, रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो जल्दी कंपाउंडिंग कर रहा है उसका कम रेट ही आपको प्रॉफिट दे देगा। तो सिंपल इज दैट, ये फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे। क्या है? जो रेट आपको मालूम करना है उसे एक्स कह दे, और ये क्या लिखा हुआ है आप समझ ले, मैंने इसका इफेक्टिव रेट बनाया हुआ है, ऐसा कह ले। रेट तो मुझे मालूम नहीं था ना, एट वर्ल्ड नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली,
क्या फार्मूला हमने इफेक्टिव रेट का पढ़ा था? 1 प्लस आई ओवर एम टू द पावर एन माइनस 1। रेट मुझे पता नहीं, मालूम करना, मैंने उसका ऐसे ही एक्स कह दिया। कंपाउंडेड क्वार्टरली था और माइनस 1। अच्छा, दूसरा क्या है? सेमी एनुअली। अब उसको भी इफेक्टिव में बदल दें, सेमी एनुअली को भी। 1 प्लस 0.08 बाई 2 माइनस 1। तो मैंने एक्चुअली यही किया हुआ है, यानी कि दोनों इफेक्टिव रेट्स लिखे हुए हैं। क्वार्टरली उसका तो चूंकि रेट मालूम करना था, और ये था सेमी एनुअली। तो इफेक्टिव रेट क्या होता है? साल में एक दफा, वो तो बराबर होने चाहिए ना। तो ये क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट हो गया, ये सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट, दोनों बराबर, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया। तो जो सिंपल एक्सप्रेशन अब आपने डायरेक्टली, मैंने आपको समझा दिया ये फार्मूला बना कैसे, ऐसा समझ लें। क्या किया? जो क्वार्टरली रेट था उसको भी इफेक्टिव में बदल दिया, जो सेमी एनुअली था उसको भी इफेक्टिव में, जैसे मैंने कहा ना, परसेंटेज में बदल दिया। तो अब दोनों किस में चले गए? साल वाले रेट में। तो दोनों तो बराबर है ना, दोनों बराबर, लेकिन स्टिल ये अननोन है। एक्सप्रेशन सॉल्व कर दें कैलकुलेटर पे, इस कैलकुलेशन को ऐसे ही फीड कर दें, एज इट इज फीड कर दें, और आपको एक्स का आंसर मिल जाएगा, दैट इज 7.92। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर 8% रेट आपको सेमी एनुअली किसी जगह पर है, और आप कहेंगे कि ये क्वार्टरली रेट में बदल के बताएं ये कितना बनता है, तो कम ही बनेगा ना। तो 7.92, इधर इन्वेस्टमेंट कर दें, इधर इन्वेस्टमेंट कर दें, दोनों सेम, दोनों सेम। ये इस तरह के ना क्वेश्चन आते हैं। वो कहता है जी एक बैंक वाला जो है वो आपको इतना रेट दे रहा है, लेकिन वो सेमी एनुअली करता है। दूसरा बैंक वाला जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग करता है। तो आप उससे कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलना चाहिए, ताकि आप कहें कि जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट मुझे पहले बिजनेस से मिल रहा था, सेम प्रॉफिट मुझे दूसरे बिजनेस से भी मिल रहा है। तो इक्विवेलेंट रेट्स क्या हैं? एक नॉमिनल को दूसरे नॉमिनल में बदलना इक्विवेलेंट, और इफेक्टिव रेट क्या है? एक नॉमिनल को एनुअल रेट में बदलना इफेक्टिव। और जो नॉमिनल रेट बदलने वाला फार्मूला कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, वो क्या है कि दोनों रेट को आप नॉमिनल इफेक्टिव में बदल दें। और जो इफेक्टिव रेट्स होते हैं वो जाहिर है आपको पता है कि जो इफेक्टिव रेट्स होते हैं वो तो साल में एक ही दफा होते हैं। तो दोनों रेट जो है वो साल में एक दफा जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इन रेट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी आपका क्वेश्चन वली सर, ये एग्जांपल थोड़ी सर स्टार्ट से थोड़ी रिवाइज कर दें सर। कौन सी एग्जांपल? ये 37 सर जो आपने करवाई। 37। आप मुझे बता सकेंगे कि इसमें क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, यानी कि नहीं समझ आ रही? सर आप जरा स्टार्ट से सर प्लीज रिवाइज कर हाँ दें सर, फिर। चलो। इसमें एक्चुअली एग्जांपल में ये मेंशन था कि एक क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई बिजनेस है, वो आपको 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और रेट तो वो 8% दे रहा है, बट वो कंपाउंडिंग, उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली है। 8% रेट है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली है। ऊपर उसने लिखा हुआ है, कहता है एट व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली विला प्रिंसिपल, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अक्यूमुलेट्स टू द सेम अमाउंट। यानी कि उधर अगर वही पैसे, अगर आप वही पैसे दूसरे बिजनेस में लगा दें, तो कहता जी आपको अमाउंट तो सेम ही मिले, यानी कि प्रॉफिट दोनों जगह से सेम ही अर्न हो, लेकिन दूसरा बिजनेस जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहा है। कहता कितना रेट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो आप 8% चूंकि सेमी एनुअली है तो ये नॉमिनल है, और दूसरा रेट जो बनाना है वो क्वार्टरली बनाना है, वो भी नॉमिनल है चूंकि साल में एक से ज्यादा दफा है। तो ऐसे रेट जो दोनों नॉमिनल हों लेकिन आपस में आपको सेम प्रॉफिट दें, उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेट्स। और सॉल्व कैसे करना है इक्विवेलेंट रेट्स को? आप चूंकि इसका रेट आपको मालूम नहीं, आप इसे एक्स कह दें, अब दोनों का ही इफेक्टिव रेट बना दें। ये देखें, इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला था, इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला था वो ये वाला था। मैंने इसका इफेक्टिव रेट बना दिया 1 प्लस एक्स बाय 4, चूंकि रेट हमें पता नहीं तो वहां मैंने एक्स रख दिया, x/4/4 -1। फिर इसका भी इफेक्टिव बना दें
1 प्लस 0.08 बाई 2 माइनस 1, दोनों इफेक्टिव रेट बराबर क्यों है? ये इफेक्टिव रेट का मतलब है साल में, वो भी साल का रेट है, वो भी साल का, वो तो बराबर ही है, ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास सिंपल फार्मूला ये रह गया कि एक रेट आपको मालूम होगा वो यहां रख दीजिएगा, दूसरा रेट आपको मालूम नहीं होगा वो एक्स कर दीजिएगा, कैलकुलेटर पे फीड करके आप इसका आंसर ले सकते हो। तो आंसर दे दिया हमने कि अगर आपको किसी जगह पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिल रही है तो 8 की बजाय अगर 7.92% भी रेट मिल जाता है तो आपको उतना ही प्रॉफिट अर्न होगा जितना प्रॉफिट आप पहले कर रहे हैं। तो ये दोनों रेट क्या कहलाएंगे आपस में? इक्विवेलेंट रेट्स। अगले हमें एग्जांपल्स में ये करना पड़ेगा किसी जगह पर, और अगले ही टॉपिक में आ जाएगा कि जी हमें रेट तो सेमी एनुअली था लेकिन इसको क्वार्टरली में बदल के देखना था, ये कितना बनता है। तो 7.92%, अगर सेमी एनुअली रेट 8% हो, क्वार्टरली में बदले और ताकि उतना ही प्रिंसिपल मिले जितना पहले, अमाउंट मिले जितनी पहले मिल रही थी, तो 7.92 आपको मिलेगा। तो देन दोनों जगह से आप सेम इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्न कर सकेंगे। हाँ जी ठीक है। अब ये तो यहां तक आपका इफेक्टिव रेट वाला जो है वो टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है राइट नाउ, ये हमने डिस्कस किया है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक दफा, बार बार नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से मुराद बस एक दफा बैंक में गए, जाके आपने इन्वेस्टमेंट की, यहां पर फर्ज करें 100 रुपया, और 0 ईयर पर इन्वेस्टमेंट की, 3 साल के बाद आपने इन्वेस्टमेंट वहां से ले ली, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बस ये सही है। अच्छा, अब जरा है फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। चले मैं जरा इन्वेस्टमेंट में तो बाद में आता हूं, अब जरा कमेटी का कॉन्सेप्ट जेन में लेकर आए, जो आप अक्सर अपने पैसे सेव करने के लिए डालते हैं। कमेटी, सब कमेटी मेंबर को कह दिया जाता है कि जी आपने हर माह जो है वो 5-5 हजार रुपया जमा कराना है ताकि बाद में हमें इकट्ठे पैसे मिल जाए। तो आप ये समझ लें 5,000 जमा करवाए, फिर 5,000 जमा करवाए, फिर 5,000 जमा करवाए, और एट द एंड जिसकी कमेटी निकली सब इकट्ठा करके उसको दे दिए। अब ये चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस जितने पैसे आपने जमा कराए होते हैं, अगर 10 दफा जमा कराए होते हैं तो वो 50,000 रुपया जो है वो आपको इकट्ठा करके कमेटी के तौर पे मिल जाता है, या सही होता है। लेकिन अगर यही काम आप बैंक में कर दें तो ये कल आएगी अब आपकी इन्वेस्टमेंट कमेटी की तरह, कि जी कोई शख्स था वो कहता जी कि चले मैं जो कमेटी डाल रहा हूं मैं क्यों ना बैंक में पैसे जमा कराता जाऊं, क्या फायदा होगा जी, यहाँ पे पैसे इकट्ठे होने हैं, नहीं जी साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा मुझे, बिल्कुल मिलेगा आपको। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप बैंक में, वो वन टाइम नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्ज करें चले मैं कह रहा हूं साल के बाद ही कर रहे हैं, 5,000 या 10,000 रुपया आप जमा कराया, फिर 10,000 जमा कराया, फिर 10,000 जमा कराया। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है बैंक में वो रेगुलर हो रही है, वो पीरियोडिक हो रही है, हाँ बार बार कर रहे हैं, एक दफा नहीं आपने इसकी जो इन्वेस्टमेंट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो सिंपल ऑर्डिनरी कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे फिक्स डिपॉजिट भी कह देते हैं। वो इसलिए कि एक दफा 10,000 बस इंटरेस्ट डलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 3 साल के बाद वहां से जाके पैसे ले आएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप रेगुलरली करते जा रहे हो, रेगुलरली करते जा रहे हो। हाँ, दो चीजें इसमें जरूरी हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने लगे हैं, क्या कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेम हो, हाँ सेम है, 10,000 10,000 10,000, कमेटी में ऐसा ही होता है, सेम हो, ये नहीं है कि एक दफा 10,000, एक दफा 5,000, एक दफा 8,000, उसकी बात नहीं हो रही। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेम हो, हर जगह पर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो रेगुलरली वही चल रही है, ये नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम, एक चीज। सेकंड, वो जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका
टाइम पीरियड भी सेम हो। मतलब ये ना हो कि आप 10,000 तो जमा कराते हैं, कभी आप 1 साल के बाद करा देते हो बैंक में जमा, कभी 3 माह के बाद चले जाते हो, जी मेरे पास आ गए थे मैंने कहा चले ये भी जमा करा ही देते हैं। वो नहीं, वो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि उन्होंने भी तो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है ना। कोई पैसे आप साल बाद देते हैं, कोई पैसे आप 3 माह के बाद दे देते हैं, कभी पैसे आप 7 माह के बाद दे देते हैं, तो ऐसा नहीं। तो 2 चीजें, कमेटी में भी ऐसा ही होता है, हर माह टाइम फ्रेम फिक्स है, पर मंथ है। 2 चीजें सेम हो, क्या क्या, रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सेम हो, और सेकंड जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इंटरवल कह दें, वो भी सेम हो। फिर इस प्रॉब्लम को हम एक टिपिकल नाम, बजाय इसके कि इसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि है ये इंटरेस्ट, बिल्कुल ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन उस कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय इस प्रॉब्लम को हम कह देते हैं कि ये एन्युटी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। आप समझ लें कि जो ऑर्डिनरी कंपाउंड होता है जिसमें एक ही दफा बस आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको लोग कह देते हैं ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स है। और यहां क्या हो रहा है, रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रेगुलरली आप एक दफा नहीं, पैसे आते जा रहे हैं, जैसे कमेटी की तरह जमा कराते जा रहे हो, पैसे आ गए फिर जमा करा दिए, आपकी आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट बढ़ रही है। एक तो इंटरेस्ट की सूरत में बढ़ रही है, लेकिन हर दफा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इसलिए कि आप नया नया प्रिंसिपल उसमें ऐड करते जा रहे हो ना, तो डबल स्पीड के साथ बढ़ रहा है। एक तो आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और दूसरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एक तो आपकी वैसे इंटरेस्ट की वजह से वैल्यू बढ़ती जा रही है, और दूसरा आपका नया प्रिंसिपल आता जा रहा है, तो इसको हम एन्युटी कॉल करते हैं। फर्ज करें मैं एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूं, बाद में इसके सारे आप फार्मूले पढ़ लेंगे। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड $25 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, अब एक दफा नहीं उसने इन्वेस्ट किया, हर साल वो इन्वेस्ट करता कितना, $25 फॉर 3 ईयर, और ऐसा उसने 3 साल के लिए किया। होता ना कमेटी, ये 3 साल किया, ये 2 साल किया, तो कितनी देर तक जमा कराने हैं। तो यहां पर भी है, बैंक वाला को आप कहोगे कि जी मैं पैसे जमा कराऊंगा हर साल $25, कितनी देर के लिए, ये भी तो बताना है ना। जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, जी मैंने 5 साल के लिए की है, 3 साल के लिए की है, 10 साल के लिए की है, एट 9% रेट, कंपाउंडेड ईयरली रेट भी दे दिया। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर, कहता 3 साल के बाद बताएं इसकी बैंक में कितनी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इन्वेस्टमेंट की जा रही है $25, लेकिन एक दफा नहीं, हर साल, और आपसे पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू बताएं कि ये तीनों जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है 3 साल के बाद उसके अकाउंट में टोटल कितने हो जाएंगे। डॉन्ट से $75, इंटरेस्ट नहीं मिलना उसको, इंटरेस्ट भी मिलना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है इसका एक सिंपल वे ये है कि आप क्या करें, आप कहें ये तो 9 है, अभी उसने क्या, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, यानी कि जब यहां से शुरू हुआ और जब 1 साल पूरा हुआ आपने जाके $25 डिपॉजिट कर दिया। जस्ट लाइक अच्छा, जैसे घर का किराया नहीं होता, वो भी तो सेम ही देते हैं ना आप, 15,000, टाइम इंटरवल भी सेम है, पर मंथ कब देते हैं, हाँ ये फर्क है। अगर तो आप किराया दे बाद में, जनवरी गुजर गया, जनवरी का मतलब आज 1 जनवरी थी, किराए पर घर ले लिया आपने, जब जनवरी पूरा हुआ आपने कहा लो भाई ये जनवरी का पूरा हो गया, ये किराया ले लो, तो ये हो गया एट द एंड ऑफ दैट वन, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। जनवरी 1 जनवरी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अभी आपने रह नहीं है, वो कहता मालिक मकान कहता भाई किराया दे दो $15,000, तो आपने किराया पे करना है, कब, यूज तो बाद में करना है, एट द स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों फर्क है, यहां लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब मैंने एक थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि 3 साल तक उसने डिपॉजिट करने थे। अब जब आप पहला डिपॉजिट $25 यहां करके चले गए हो, अब वो आपका डिपॉजिट बैंक में टोटल 2 साल रहेगा, 2 साल ही रहेगा ना, टोटल 3 है और आपने 1 साल गुजार के दिया तो 2 साल, जैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ एक ये और एक ये। तो क्या करें, इस $25 का 9% के हिसाब से 2 साल के बाद का फ्यूचर बना दें तो 29.70 बनता है। तो वो जो पहले $25 आपने जमा कराए थे 1 साल के बाद, वो 2 साल आपके बैंक में पड़े रहे, 2 साल वो इंटरेस्ट उसमें डलता रहा, और वो तो बन गया 29.70।
दूसरे साल आपने जाके फिर 25 कराए और लेने पैसे कब है? 3 साल के बाद। तो वो पैसे आपके बैंक में 1 साल पड़े रहेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद जमा कराए, 3 साल के बाद लेने, 1 साल रहे ना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी, लेकिन 1 साल का। तो वो जो $25 थे वो बन जाएंगे 27.25। तीसरे $25 वो कब जमा कराए? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के एंड पे। रिसीव सारे इकट्ठे कर लेने, वो तो बैंक में पड़े ही नहीं रहे, वो तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, वो तो वही 25 रह गए, सबको जमा कर दें। 81.95 रुपए आपके बैंक में हो जाएंगे। यानी कि क्या किया मैंने? फिक्स डिपॉजिट की तरह काम किया, लेकिन हर डिपॉजिट को अलग-अलग ट्रीट किया। यानी कि $25 ये 2 साल का इंटरेस्ट, अगले $25 1 साल का इंटरेस्ट, अगले $25 0 साल का इंटरेस्ट डाल के तीनों फ्यूचर वैल्यू बना के ऐड कर दिया, कह दिया ये लें। बिल्कुल, चूंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने उसको पीसेस में करके वन टाइम समझा, बस $25 ही उसने जमा कराए हैं, 2 साल के बाद लेने हैं। अगले साल फिर समझ लिया $25 जमा कराए हैं, ये साल के बाद लेने हैं। अगले $25 अभी लेने हैं, तीनों को जमा कर दिया, तीनों को जमा कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसका कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, और हर इन्वेस्टमेंट को सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझते हुए फ्यूचर बना बना के सबको इकट्ठा कर दिया और कह दिया जी ये बता सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जरा फिर देखें। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड $25 एट द बिगिनिंग, साल के स्टार्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर 3 ईयर एट 9% विद, बाकी सारा कुछ वही है, वहां पर था एट द एंड और यहां पर है एट द बिगिनिंग। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए वो 0 पर आज ही डिसाइड हुआ ना, $25 जमा कराने हैं, कहता दें फौरन दे, लाइन पकड़ाए $25, आपने $25 जमा करा दिए। अभी कितनी देर वो बैंक में पड़े रहने हैं? ये $25 3 साल, ये 3 साल पड़े रहने हैं। क्यों 3 साल का है? आपने साल के शुरू में करवा दिए, वो पूरा साल, ठीक है ना, 2010 का पूरा साल, 2011 का पूरा साल, 2012 का पूरा साल, 3 साल हो गए। तो इसका इंटरेस्ट आपको 3 साल मिलेगा, और वो ज्यादा मिलेगा, जाहिर है 3 साल पड़े रहे हैं। ये जो आपने जमा कराए हैं ये 2 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये जो जमा कराए हैं, चूंकि आपने इस तीसरे साल के पैसे स्टार्ट में जमा करा दिए ना, 1 जनवरी को जमा करा दिए, आप कहेंगे 31 दिसंबर को साल खत्म होना था और पैसे मैंने एडवांस में 1 जनवरी को जमा करा दिए हैं, तो इसका मतलब उस साल पूरा वो साल जो है उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो वो 1 साल का इंटरेस्ट आपको वो भी मिलेगा। और अब जो रकम बनेगी इसकी बजाय वो बनेगी 89.33। तो ये फर्क है कि आप साल के एंड पे जमा करा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कम बनेगा, 1 साल का इंटरेस्ट कम बनेगा, और अगर आप साल के स्टार्ट में जमा करा देते हैं तो जो आपने 31 दिसंबर को पैसे देने थे वो 1 जनवरी को अगर आपने जमा करा दिए हैं तो उस साल का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, तो उस साल का भी इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है वो इस सूरत में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज, लेकिन ये तो मुश्किल हो गया, अगर वो 20 साल तक यही काम करता रहा तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाना कि पहली कैलकुलेशन हम करेंगे 19 साल का इंटरेस्ट डालेंगे, फिर 18 साल, फिर 17 साल, 16, 15, 14, ये तो 20-19 डिफरेंट फार्मूले लगाएंगे। आल्दो आपको सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी, ईयर, पहले 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, लेकिन काम तो है ना। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है अगर इन्वेस्टमेंट सेम हो जो कि है, डिपॉजिट पीरियड सेम हो जो कि है पर ईयर, इस काम को शॉर्ट किया जा सकता है। अब ये कहलाएगी एन्युटी। तो एन्युटी की डेफिनेशन ये है, क्या? एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स, नॉट वन पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट्स, और आगे उसको स्पेसिफाई कर दिया क्या, इक्वल टू सम सेम अमाउंट, सेम होनी चाहिए अमाउंट, विच आर मेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो 2 चीजें, अमाउंट भी सेम और जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, पर ईयर है तो पर ईयर, पर मंथ है तो पर मंथ, हर एक इन्वेस्टमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सच एज एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। अब 2 वर्ड है, पीछे भी मैंने कहा था कि ये तो फर्क है कि आप बाद में जमा कराते हैं या पहले जमा कराते हैं। तो टेक्निकली उसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। कब? व्हेन पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। अगर आपने कहा
कि जी हर साल पैसे जमा कराऊंगा, वो कहेगा ठीक है जी डन डन, आप उठ के चले जाते हो। कहता भाई पैसे, आप कहें साल तो होने दें, बाद में दूंगा ना, आज मैंने आपसे डन कर लिया है, आज तो 1 जनवरी है, साल तो गुजारने दें, बाद में दूंगा। उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक, 1 जनवरी को गए, सारी नेगोशिएशन हो गई, आपने कहा ये रेट है, वो कहता है ये जो साल है पैसे दें, अभी दें, एडवांस इसे कह दे, बिल्कुल, उसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। व्हेन पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड, उसमें भी देखें लिखा हुआ था एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो ये आपको नोट कर। और जो एन्युटी है वो ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। पेमेंट पीरियड किसे कहते हैं? दो पेमेंट्स के दरमियान के टाइम को कहते हैं। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव पीरियड्स। कब पेमेंट करनी है? एनुअली करनी है तो पेमेंट पीरियड 1 ईयर है। सेमी एनुअली करनी है, हर 6 माह के बाद मैं पैसे जमा करा रहा हूं, तो पेमेंट पीरियड जो है वो 6 मंथ है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं पेमेंट पीरियड। टर्म ऑफ एन्युटी, कितनी देर तक आपने पैसे जमा कराने हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसे हम टर्म ऑफ एन्युटी कहेंगे। टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट पेमेंट एंड द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट, यानी कि कितना टाइम, की 3 साल तक पैसे जमा कराए मैंने, 5 साल तक जमा कराए हैं, तो उसे हम कहते हैं टर्म ऑफ एन्युटी। पेमेंट पीरियड कितनी देर के बाद, हर 6 माह के बाद, तो पेमेंट पीरियड होगा आपका 6 मंथ। कितनी देर जमा कराए हैं, 10 साल, तो टर्म ऑफ एन्युटी हो जाएगा आपका 10 ईयर। सिंपल एन्युटी किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंपाउंडिंग पीरियड, जब बैंक ने कैलकुलेशन करनी है, एंड पेमेंट पीरियड, जब आप पैसे जमा कराने जा रहे हैं, वो सेम होना चाहिए। वो सेम क्या मतलब, फर्ज करें बैंक तो कैलकुलेशन करता है एनुअली, आप पैसे जमा कराए आते हैं हर 6 माह के बाद, तो वो बैंक तो यही करेगा, वो कहेगा जी चूंकि मैंने साल के बाद कैलकुलेशन करनी है, आपने 6 माह के बाद पैसे दे दें, मैंने रखे हुए हैं। आप तो कहेंगे नहीं उसे कि भाई मैंने 6 माह के बाद दिए, 6 माह क्यों फजूल रहने दिए, तो 6 माह के बाद कर दो। वो कहेगा जी हमारा तो ऐसा नहीं है। तो फिर इसको कैसे चेंज करना होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर वो बैंक कंपाउंडिंग एनुअली करता है और आपके डिपॉजिट्स भी एनुअली ही आप करवा रहे हैं, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये तो सिंपल एन्युटी ही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम को हम डिफरेंट वे से टैकल करेंगे। ठीक है ना, तो यहां लिखा हुआ कंपाउंडिंग पीरियड जब कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, पेमेंट पीरियड जब आपने पैसे जमा कराने हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। इसे क्या कहते हैं, सिंपल एन्युटी है ये। तो आपको क्लियर हो गया। ऑर्डिनरी एन्युटी made at the end of the payment period, annuity due when the payments are made, the investments are made at the start of the period. Payment period, the time between two payments. Term of annuity, the total number of years want to deposits. Simple annuity when compounding period and payments period are same. मैंने थोड़ा सा ऐसे यार ग्राफ सा बना दिया कि एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, वही बात कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या, मैंने कहा जी ये खत्म हुई यहां पर, पेमेंट आ गई, बात नहीं। ऑर्डिनरी एन्युटी ये पीरियड था, पेमेंट हो गई यहां पर, पेमेंट पीरियड क्या हो गया, एन्युटी ड्यू। स्टार्ट में कर दिया एन्युटी ड्यू, उस पूरे पीरियड के गुजरने के बाद हमने इसको किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्डिनरी एन्युटी। एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पैसे जमा कराए, फिर जमा कराए, फिर जमा कराए, कराते ही गए 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो सारे पैसे इकट्ठे हो गए वो आपके पास बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू। और जरा क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बार बार के डिपॉजिट से आई है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बिल्कुल सही है। फ्यूचर वैल्यू को हम अमाउंट भी कहते हैं ना, तो ये 2 वर्ड तो मैंने पिछले से ले लिया। अमाउंट ऑफ एन्युटी कहते हैं, एन्युटी इसलिए कि ताकि बड़ा क्लियर हो जाए कि ये वो अमाउंट है कि ये पता भी चले कि ये फिक्स डिपॉजिट से नहीं आई, ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आई है। फ्यूचर वैल्यू भी इसे कहते हैं। लेकिन अब चूंकि पीछे भी आपको मैंने ये स्टार्ट में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की, ये वाली, कि जब सारी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, एक्चुअली तो ये एक की फ्यूचर वैल्यू है, बाद में क्या किया था मैंने, सबको सम कर दिया था। ठीक है ना, तो ये ज्यादा शायद पॉपुलर नोटेशन हम यूज करते हैं, क्या, सम ऑफ एन्युटी, मतलब वही फ्यूचर। आप इसलिए कि हर वैल्यू को आप फ्यूचर बना के ऐड करते हैं, तो इसलिए उसे हम सम ऑफ एन्युटी भी कह देते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बोल दें,
अमाउंट ऑफ एन्युटी बोल दें, एक ही बात है, लेकिन स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश ये की जस्ट लाइक जैसे एक बास्केट सी पड़ी हुई है पैसों की, आप उसमें पैसे डालते जा रहे हैं और आप 3 साल के बाद देखेंगे कितना, जैसे गल्ला नहीं होता, लेकिन गल्ले में तो जब दिल चाहे और जितने मर्जी चाहे डाल दिए ना। आप समझ लीजिए एक ऐसा गल्ला है जिसमें आप हर माह पैसे डालते हैं, डालते भी सेम अमाउंट में, और इस गल्ले में ऐसी खूबी है कि आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो गल्ले में ना रखें, बैंक में रखें, बिल्कुल आपका ये बढ़ता जाएगा। तो फिर क्या टर्म यूज करते हैं, सम ऑफ एन्युटी, SN, एन के साथ, कि जी 5 साल का ये सम है, ये 10 साल का, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सम ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी का फिर फार्मूला, सम ऑफ एन्युटी कह दें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कह दें, अमाउंट ऑफ एन्युटी कह दें, लेकिन हम ये नोटेशन ही प्रेफरेबली यूज करते हैं, SN, फ्यूचर वैल्यू भी कह दें, अमाउंट भी कह दें, लेकिन ये दोनों वर्ड जो हैं ये रेयर यूज किए जाते हैं इसमें। वैसे वो इसलिए कि वो सम ऑफ एन्युटी में फिर बताना नहीं पड़ता ये फिक्स्ड डिपॉजिट है कि ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है, तो एन्युटी जो बोल दिया तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं। फार्मूले में चेंज है, बिल्कुल आपने फार्मूला इसका नोट करना है। हाँ, फार्मूले ये ऐसा क्यों है फार्मूला बना, ये तो मैंने कोई भी नहीं बताया आपको, मैंने कोई भी आपको फार्मूले की डेरिवेशन नहीं बताई, सिंपली ये कहा जी ये फार्मूला है, आप इसको कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये बेसिकली उससे आया है, जीपी प्रोग्रेशन से ये फार्मूला बना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। नोट करें 1 + i/m पावर n, इतना तो वो आपको ना, अगर इधर मैं p कर दूं, इधर p कर दूं, तो इतना तो आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज नजर आ रही है, बिल्कुल p, ये फ्यूचर वैल्यू है जी कंपाउंड इंटरेस्ट की, फिक्स्ड डिपॉजिट की। और इसके लिए कैसे याद करना है आपने, आप कहेंगे कि इसमें क्या चेंज करना नहीं है, एक तो इधर -1 कर देना, i/m कर देना, और ये तो r कर दिया, p नहीं किया, तो ये बस यही फर्क है। क्या है, r क्या है, वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, p वन टाइम डिपॉजिट, r रेगुलर डिपॉजिट, बस उसको p भी लोग कहते नहीं है, पीरियोडिकली r कहते हैं, वो कहते हैं ये वो वैल्यू जो हर दफा आपको जमा करानी है, और अगर एक दफा जमा कराते हैं तो उसे हम वो p प्रिंसिपल कह देते हैं, इसे प्रिंसिपल नहीं बोलते, इसे हम कह देते हैं ये रेगुलर डिपॉजिट्स हैं, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये कौन सी एन्युटी है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, लिखा नहीं है मैंने, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, जब पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड करनी है। लेकिन अगर एन्युटी ड्यू हो, ड्यू, तो फिर ये फला फैक्टर साथ आपने एक एक्स्ट्रा लगाना, ये ज्यादा बड़ा आंसर आएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगी सम ऑफ एन्युटी ड्यू। ये फिर देखते हैं कि मैंने इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट की। तो फिलहाल 2 फार्मूले आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं कि एन्युटी की फॉर्म में फ्यूचर वैल्यू, जिसे टेक्निकली हम सम ऑफ एन्युटी कहते हैं, वो कैसे, और केयर करनी है कि ये ऑर्डिनरी है या ये ड्यू है। अगर ड्यू है तो साथ एक फैक्टर जो है वो साथ मल्टीप्लायर में आ जाएगा और जो आंसर ज्यादा देगा। अब 1-2 प्रॉब्लम करते हैं। अब जाहिर है कि आपको सबसे पहला काम तो यही पहचानना होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट या एन्युटी। अगर एक दफा इन्वेस्टमेंट तो फिक्स्ड डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट तो एन्युटी की फॉर्म में। जमील इज एन एथलीट हु फील्स दैट हिज प्लेइंग पीरियड विल लास्ट 7 years। यहां तक तो उसने एक ऐसे ही एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, कोई एथलीट है और वो समझता है कि 7 साल तक वो एथलेटिक्स में रह सकता है। टू प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूचर, मुस्तकबिल की उसका उसे फिक्र भी थी साथ। सो ही डिपॉजिट, जमा कराए, इन्वेस्ट किए, कितने, 22,000। ओके, 22,000 रुपए जमा कराया, यहां तक तो प्रिंसिपल ही लग रहा है, लेकिन आगे जरा पढ़ें। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये जो ईच का वर्ड है इसने बता दिया ये एक दफा नहीं कराए, हर साल, ईच ईयर, हर साल जमा कराए। और कितने साल जमा कराए, 7 साल। टर्म ऑफ एन्युटी, एन्युटी पता चल गया ना ये, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईच ईयर कर रहा है ना, दैट्स ऑल, इतना ही काफी है एन्युटी बताने के लिए। अब आपने ढूंढना ये ऑर्डिनरी है कि ये ड्यू है, तो बता दो दिया एट द एंड, आखिर में ऑर्डिनरी का भी पता चल गया। चले, पहला काम आपको पहचानना क्वेश्चन को, ये फिक्स्ड डिपॉजिट है या ये रेगुलर डिपॉजिट्स हैं, तो ये रेगुलर डिपॉजिट्स हैं, ईच ईयर से पता चला है। फिर केयर करनी है, देखिए एन्युटी की बात होगी तो आप ऑर्डिनरी और ड्यू में जाएंगे ना, अगर तो होता ही ये फिक्स्ड डिपॉजिट है तो फिर ड्यू और एन्युटी क्यों ढूंढना। अब चूंकि पता चल चुका है ये एन्युटी है और अब ढूंढना है कि ये ऑर्डिनरी है कि ड्यू है, तो ये भी पता चल गया, वो एंड का वर्ड आ रहा है। ओके, although 99% ऑफ द टाइम सिंपल एन्युटी का प्रॉब्लम होगा, मतलब कि
जो उसका इन्वेस्टमेंट टाइम है, इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या दें, और जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो सेम ही होगा, फिर ही बनता ना सिंपल एनुटी। तो जरा नोट करें, वो डिपॉजिट्स तो करवा रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, साल बाद करा रहा है, क्या कंपाउंडिंग भी एनुअली है? कंपाउंडिंग मैच कर गया, सिंपल एनुटी है। मोस्टली सिंपल होगी, नहीं होगी तो हमें डिफरेंट वे से डील करना है। लेकिन ये नहीं कि आप छोड़ जाए जी, मैं जितने भी क्वेश्चन करता था तकरीबन सारे ही ऐसे आते थे, तो आप क्या इस पॉइंट को छोड़ ही देंगे? ठीक है ना। 99 प्रॉब्लम अगर ऐसे भी आ गए हैं और एक प्रॉब्लम भी डिफरेंट आया, तो आप ये तो नहीं कह सकते ये सब में ऐसा ही होता है, तो होता नहीं है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो सिंपल है, चीज क्लियर हो गई। हाउ मच विल ही हैव आफ्टर 7 ईयर, तो बड़ा सिंपल हमें पूछ रहा है कि अगर वो हर साल 22,000 रुपया जमा कराता है, कहता 7 साल के बाद उसके अकाउंट में टोटल कितने पैसे होते जाएंगे। ये बजाय इसके कि पहला जो 22,000 है उसके ऊपर आप 6 साल का इंटरेस्ट लगाएं, प्लस 22,000 अगला ले, उसके ऊपर 5 साल का, फिर 4 का, फिर 3 का, 2, 1 और सबको जमा करके कह दे इतने पैसे हो गए, तो हमें पता तो चल चुका ये एनुटी है। और अगर ये एनुटी है तो सिंपल वे से हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर देंगे कि क्या इसका सारे का सारा जो है वो वे आउट है जी। अच्छा जी, जो यहां से क्लियर हो गया, रेगुलर इन्वेस्टमेंट 22,000 आर 6% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 7 ईयर और 7 फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दे। ठीक है ना, मैंने ऊपर फार्मूला यहां पर प्लेस कर दिया है और इस फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। 1,84,664 रुपए उसके अकाउंट में 7 सालों के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। कब? अगर वो हर साल 22,000 रुपया जमा कराता है। अब देखिए, उसने बैंक से पैसे जो मिलेंगे 7 साल के बाद वो इतने होंगे। जमा उसने कितने करवाए हैं? उसने जमा कराए हैं 22,000 एक दफा, एक दफा नहीं, एक दफा नहीं उसने कराया, उसने 7 दफा 22,000 जमा कराया। ये उसने जमा कराए हैं। कैसे? एनआर कर दे। ठीक है ना। बैंक से लिए कितने हैं उसने? इतने उसके टोटल हो चुके थे बैंक में जमा। ये उसने बैंक से निकलवाने हैं, ये जमा करवाने हैं। निकलवाएगा ज्यादा, जमा कम कराएगा। आपने वो क्यों? इंटरेस्ट नहीं डालना। तो फिर ये ज्यादा बड़ी रकम होगी, ये कम होगी। जितने वो बैंक से ले रहा है 100, जितने जमा करा रहा है 90, बाकी क्या बचेगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एनुटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फार्मूला था ये वाला कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न अगर एनुटी की फॉर्म में डिपॉजिट करवा रहा है, एनुटी की फॉर्म में, तो एसएन कर ले, यानी कि फ्यूचर वैल्यू कर लें, सारे डिपॉजिट्स मिलके कितने हो गए, और आपने जमा तो उसने थोड़े करवाए थे, एनआर, तो जो बाकी बचेगा वो उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न उसका जो है वो आ जाएगा। मिस्टर हसीब फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज सन डिसाइडेड टू डिपॉजिट, जमा करवाए सर्टेन अमाउंट, अब ये नहीं पता कितने जमा कराए, इन अ बैंक। उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ पैसे बैंक में जमा कराऊंगा। अब एक दफा कराएगा तो फिक्स डिपॉजिट, बार बार कराएगा तो एनुटी। एट द एंड ऑफ ईच का वर्ड आ गया, हाफ ईयर, ये एनुटी है। एंड है, ऑर्डिनरी है। एंड है ना, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, 6 माह के बाद जमा कराने हैं।
बार बार जमा कराने ईच हाफ ईयर, हर 6 माह के बाद तो ये एनुटी, बाद में कराने तो ऑर्डिनरी। ही वांट्स दैट सम ऑफ ₹200,000 शुड बी अवेलेबल, ये उसकी ख्वाहिश है। फॉर हिज सन्स मैरिज, अपने बेटे की शादी के लिए उसे 2 लाख रुपया चाहिए। और कब है उसकी शादी? जस्ट आफ्टर 24th बर्थडे। वेरी गुड। कहता जी 24 साल के बाद मैंने बस उसकी शादी कर देनी है और उस वक्त मुझे उसके लिए 2 लाख रुपया चाहिए। और प्लान कब से कर रहा है? प्लानिंग वो आज से ही कर रहा है। कहता जी मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करा देता हूं ताकि 24 साल के बाद मेरी बेटी की शादी है और मैंने 2 लाख रुपया तो मुझे चाहिए होगा उसकी शादी के लिए। पता नहीं जी कौन सी शादी है 2 लाख में हो जाएगी। हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, ये बैंक वाला उसको इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट? आर पूछ रहा है मेरा ख्याल, कितने पैसे जमा कराए, रेगुलरली डिपॉजिट कितने कराए ताकि 24 साल के बाद उसके अकाउंट में 2 लाख इकट्ठे हो जाए। जमा कराने हैं यहां पर भी हर 6 माह के बाद, हर 6 माह के बाद, और जमा होते होते वो कहता है 24 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाए? 200,000। तो ये SN दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आर पूछा हुआ है, कितना डिपॉजिट कराए। अब एक की अभी केयर करनी है। ऑर्डिनरी का तो चले मुझे पता चल गया ये ऑर्डिनरी है, क्या ये सिंपल भी है? तो जमा कब करा रहा है? एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, सेमी एनुअल जमा करा रहा है। कंपाउंडिंग कब हो रही है? बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल ही है ना। ये आखिरी स्टेप आपने चेक कर लेना है कि क्या उसका जो जमा कराने का टाइम है और जो उसकी बैंक की कैलकुलेशन का टाइम है वो मैच कर गए। वो भी हाफ ईयरली, हाफ ईयर का मतलब 6 माह के बाद, सेमी एनुअली मतलब 6 माह के बाद। तो क्या फाइंड करना है? आर। प्रैक्टिस आप जरूर करें। क्या? फार्मूले में वैल्यू ना बजाय इसके कि खुद मैनिपुलेट कर लें, सारी वैल्यू वैसे कैलकुलेटर में फीड कर दें। लेकिन ये जरा थोड़ा सा सॉल्व खुद किया करें। जैसे ये 1.02 बनेगा ना और ये 48 बनेगा, बजाय इसके कि ये वाला लिखें, इसको सॉल्व कर लिया और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, चाहे ऐसे कैलकुलेटर में रखते हैं आप, ठीक है ना। और सॉल्व फॉर एक्स कर दें, जहां आर आता वहां एक्स कर दें। प्रैक्टिस जरूर करें, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है ऑनलाइन, ये हो गया बच्चों का, वो कह रहे हैं जी कि हम पहले तो बहुत ही खौफ ज्यादा थे और अब हम और कई लोग इसकी वजह से ना स्किप भी कर गए, वो आगे चले गए। लेकिन कहते जी कि अगर हम नहीं गए, खौफ ज्यादा तो बड़े थे लेकिन हम अब अपने आप को लकी कंसिडर करते हैं। मतलब वो कैसे? कहते जी उन्होंने बड़े ही सिंपल प्रॉब्लम दिए हमें, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम जिसमें पेपर वर्क भी ना करना पड़े, सारा कुछ कैलकुलेटर पर जेन में हम फार्मूला लिखते थे और कैलकुलेट कर लेते थे। अब आपका भी अक्टूबर को पेपर है, मैं कोई फाइनली आपको नहीं बता रहा। देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स मैथ वाले क्या करते हैं, करंट सिचुएशन को देखते हुए ना एस्टिमेशन, पढ़ा ना आपने, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं? मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आगे भी ऐसे ही चलना है, ऑनलाइन ही चलना है। कोर्सेज भी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ने हैं, पेपर भी ऑनलाइन होने हैं। उसकी जो मेरे पास जो थोड़ी सी रीजन कुछ इस तरह से है कि मेरा बेटा जो है वो लाहौर LSE में पढ़ता है। एक तो उसे कहा जी कि आपने 15 सितंबर तक, उसकी आज से क्लासेस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। उन्हें कह दिया गया जी 15 सितंबर तक तो आपने ऑनलाइन घरों में बैठ के पढ़ना है, और 15 सितंबर के बाद का टाइम टेबल भी उनको मिल गया है। और साथ उनकी कंडीशन है इफ गवर्नमेंट परमिट्स। और वो कैसे मिला है? आधे दिन उन्होंने जाना है, आधे दिन नहीं जाना। यानी कि जो पूरी क्लास है उनका टाइम टेबल उन्होंने ऐसे सेट कर दिया है कि 100 बच्चे हैं, एक दिन में 50 बच्चे यूनिवर्सिटी आएंगे, 50 घर में बैठ के पढ़ेंगे वो भी, लेकिन घर में बैठ के। अगले दिन फिर वो 50 नहीं आएंगे, दूसरे 50 आएंगे। वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का गैप कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन मुझे ये मिली आज, मैं अपने यूनिवर्सिटी गया, हमारे भी उधर एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और वहां पर ये बात चल रही है कि जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर के हैं, जिनके थीसिस और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अखबार में भी आया हुआ, न्यूज आई हुई है कि वो बच्चे यूनिवर्सिटी, और जो नए बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे वो ऑनलाइन। इसका मतलब है कि टोटली अभी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट समझते कि गवर्नमेंट को ना इसमें फायदा नहीं है कि लोगों की तालीम को खराब कर दे, गवर्नमेंट का फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारी यूथ सबसे ज्यादा हमारे लिए कीमती है, हमारा जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, उसके ऊपर अब लोड आपने देखा ना कम हो गया। ये प्लानिंग एक ऐसे किसी हर ऑफिशियल से मेरी ऐसी डिस्कशन हो रही थी, कहते जी गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान कर रही है कि पहले वो जनरल पब्लिक को खोलेंगे,
ले भी जिसने बीमार होना हो जाए और वो हॉस्पिटलों में जाए, वो क्योंकि जी एक दफा जो कोरोना से ठीक हो जाता है ना तो वो दोबारा नहीं उसको अटैक होता ना, अल्लाह ताला ने उसकी इम्यूनिटी ऐसे डिजाइन की हुई है। कहता है जब ये गुजर जाएंगे फिर सबसे कीमती असासा, देखिए ना जो यूथ होती है किसी भी मुल्क की वो सबसे कॉस्टली होती है, वो पहले छोड़ दें। इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को अभी तक उन्होंने कहा, अभी भी वो रिस्क नहीं ले रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है जी अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनको मार्केट करेंगे, लाइक जैसे कहते हैं ना सीनियर जाएंगे, अगर देखेंगे उनको कोई इशू आ रहा है तो फिर वो उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे एकदम। एक पता ना पाकिस्तान ने कोई झमकटा छोड़ दिया तो जरा सी बात होती है तो 200-200 बंदा तो ऐसे ही इकट्ठा ही बीमार हो गया एक एक घंटे में ही, तो फिर तो बड़ा इशू आएगा। तो इसलिए आप भी अपने ज़हन, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं आपको, चूंकि मुझे आई कैप की जानिब से कुछ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट जैसे चल रही है, जैसे डिसीजन टन ब टन आ रहे हैं, तो आपका भी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या से इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन बहरहाल आप भी अपने ज़हन में कुछ इस तरह से रखें। तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप मोस्टली अपने आप को ना कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करें और अभी से ही नोटपैड पर प्रैक्टिस कर लें। वो आई कैप ने ना अपना एक वो पता कर लें या कॉलेज से पता कर लें कुजूम साहब से कि आई कैप ने ना वो नोटपैड दिया हुआ है कि आप उसके ऊपर लिख लें कुछ लिखना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है ये फार्मूले तो खैर ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते, कुछ कुछ ट्राई कर लें आप, ऐसे करके वो लिख लें 1/m, पावर नहीं आएगी तो आप ऐसे लिख लें उसको, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखते हैं ना, ब्रैकेट शैकेट तो लगी जाती है ना, तो कुछ ऐसे बना लें। वो मुझे भी स्टूडेंट यही कह रहा था कि हमने कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आई, हम फार्मूला जरा बना लेते थे फिर उसको कैलकुलेटर पे फीड कर लेते थे। तो मेनली वो कहता था कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो मैं जब आपकी कुछ थोड़ी बहुत जब रिवीजन की बारी आएगी तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा। हाँ ये मैंने अभी बता रहा हूं, इस कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि मैं चैप्टर दोबारा से पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा, नेवर, कभी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो चंद प्रॉब्लम, सारे नहीं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। कैलकुलेटर से कैसे करना है, यानी कि जो चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है अभी से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने कैलकुलेटर्स को यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल मुझे नजर आ रहा था जी, आर पूछा हुआ है, यही आपने करना, एनुटी पहचाने, ऑर्डिनरी पहचाने, सिंपल पहचाने, और फिर देखें कभी वो आपको एसएन पूछेगा कितना हो गए, कभी वो पूछेगा जी इतने पैसे चाहिए कितने जमा कराए, कभी वो रेट पूछेगा, कभी वो एम पूछेगा, कभी वो साल पूछेगा कि जी इतने पैसे इतनी देर में जमा कराता रहा तो बताएं कितने सालों के बाद 2 लाख बनेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन सॉल्विंग ही है बस। और हमारे लिए तो फिर अब आसान इसलिए हो गया कि हर दफा ही हम लिख दिया करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, बस जो मिसिंग होगा उसकी जगह एक्स लगा देंगे, सॉल्व फॉर एक्स कर देंगे, वो आपको आंसर दिया करेगा। तो जरूर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंटरेस्ट अर्न, पैसे कितने उसने बैंक से लेने हैं, 24 साल के बाद 2 लाख, जमा कितने करवाए हैं ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने 2520 जमा कराए हैं। लेकिन क्या ये एक दफा जमा कराए? नहीं, ये तो जमा कराए हैं उसने साल में 2 दफा, और 24 साल में कितनी दफा? 48 दफा। एन है ना, एन क्या बनता है? एम इंटू टी बनता है। एम कितना है? 2, टी कितना है? 24, तो 48, तो ये इसलिए 48 है। ये पैसे हमने कैलकुलेट किए हैं कि अगर आप हर 6 माह के बाद वो इतने पैसे जमा कराएगा तो 24 साल के बाद उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, एंड देन ये सारा का सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल, अभी तक इतना ही। फिर बाकी जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाल्लाह हम कल जो है वो आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल।